एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग आपका सीए इंटर जनवरी 27 का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सबसे पहले तो पॉइंट इन टाइम व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जहां पे आपको टैक्स पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की? कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है? दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों डिटरमाइन करना जरूरी है? क्यों डिटरमाइन करना जरूरी है? ताकि आपको पता चले कि आपको टैक्स कब पे करना है। करेक्ट? ठीक है। पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में हम देखेंगे। पहला पार्ट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है वो देखेंगे। सेकेंड पार्ट आपका है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड थर्ड आपका जो पार्ट है वो है टाइम ऑफ सप्लाई रेसिडुअल केसेस कुछ है, उन केसेस में हम देखेंगे। ठीक है, क्या है रेसिडुअल केसेस वो देखेंगे। ओके, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले कुछ रिलेवेंट डेफिनेशन है वो देखते हैं। मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट नोट्स आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ये कॉन्सेप्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कॉन्सेप्ट नोट्स दोनों फ्रीली है, दोनों की दोनों टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हैं। ठीक है, वहां से ले लो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या है, और ये डेफिनेशन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि चैप्टर में, इस चैप्टर में, अगले चैप्टर्स में इन डेफिनेशंस का रिलेवेंस आता है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशंस क्या है पता होनी चाहिए। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या है? ब्रॉडली, associated enterprise in relation to another enterprise means an enterprise which participates, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज। क्या क्या है? पहला मैनेजमेंट, दूसरा कंट्रोल, तीसरा कैपिटल। एक एंटरप्राइज अगर किसी दूसरे एंटरप्राइज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, या कैपिटल उसका है उस अदर एंटरप्राइज में, तो वो जो एंटरप्राइज है उस अदर एंटरप्राइज की एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोली जाएगी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एक एंटरप्राइज है एबी, एक है वीबी। ठीक है, एबी का कंट्रोल है वीबी में। ठीक है, तो इस केस में जो ए बी है और वी बी है, ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाए जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखेंगे वाउचर का क्या मतलब है। वाउचर मींस एक इंस्ट्रूमेंट है वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन for a supply of goods or service or both, and where the goods or service or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or documentation including terms and condition of use of such instrument। इतना सारा लिखा है। क्या है वाउचर का? क्या मतलब है? वाउचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। सपोज मेरे पास में कोई वाउचर है, ठीक है, कोई वाउचर है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। ठीक है, अब मैं वो वाउचर लेके क्रोमा में चली गई और मैंने क्रोमा में वो वाउचर दे दिया। तो अब क्रोमा वाले का ऑब्लिगेशन है, राइट, कि वो वाउचर को एक्सेप्ट करे। क्यों? क्योंकि वाउचर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एज अ कंसिडरेशन या पार्ट कंसिडरेशन वो हम उसे यूज कर सकते हैं। एंड जो सप्लायर है, अपने केस में क्रोमा, जो सप्लायर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उस वाउचर को एज अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट करे। एंड उस वाउचर पे बाकी सारी डिटेल्स, कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इतना ही। ठीक है, दो डेफिनेशन हमने देख ली। अब इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, हम देखेंगे कैसे डिटरमाइन किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है? द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। सबसेक्शन 1 इजी है। क्या बोलता है कि इस सेक्शन के हिसाब से जो प्रोविजंस है, जो लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन।
इतना ही है, ठीक है। मेन हम देखेंगे सबसेक्शन 2। देखो, दो दो केसेस हैं, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स भी और इन केस ऑफ सर्विस भी हम दो केसेस देखेंगे। एक तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे आपका सप्लाई हो रहा है, एंड सेकेंड आपका जो सप्लाई हो रहा है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। अगर सप्लाई हो रहा है किसका, गुड्स का सप्लाई हो रहा है, और जो टैक्स लाइबिलिटी है वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट्स, शैल बी अर्लियर, सब इन डेट्स में से सबसे पहली, सबसे अर्लीस्ट डेट जो रहेगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएगी इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस एंड नॉट आरसीएम, ठीक है। क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस तारीख को सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया रेसिपिएंट को, ठीक है। मैं हूं एबी, ठीक है, मैं कौन हूं, सप्लायर हूं, ओके। मैंने सप्लाई किया है ऑफ गुड्स जहां फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है वीबी को। अब पहली डेट कौन सी है, जिस दिन मैंने इनवॉइस दिया वीबी को, ठीक है, ये पहली डेट है। दूसरी डेट क्या है, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई, ठीक है। जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, एक तो वो डेट, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31। ये सेक्शन नंबर 31 क्या है, सेक्शन नंबर 31 बोलता है, ये देखो ये रहा, सेक्शन नंबर 31 बोलता है टाइम लिमिट, कि कौन सी टाइम लिमिट, अगर मैं कुछ सप्लाई कर रही हूँ तो उस सप्लाई का अगर मुझे इनवॉइस इशू करना है तो वो इनवॉइस इशू करने के लिए एक टाइम लिमिट है। क्या मैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 साल बाद कभी भी इनवॉइस इशू कर सकती हूँ क्या, नहीं। एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मैं इस 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कभी भी इनवॉइस मेरे मर्जी से इशू नहीं कर सकती हूँ। सेक्शन नंबर 31 बोलता है टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है ये, क्या सेक्शन नंबर 31 बहुत बड़ा है, हर अलग अलग केसेस में टाइम लिमिट अलग अलग है। इसका इसका कौन सा, सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस जो है उसका रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो है वो ये है, ठीक है। क्या है टाइम लिमिट, एट द टाइम फर्स्ट रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई जो मैं कर रही हूँ उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स का, तो जब मैं गुड्स रिमूव कर रही हूँ वो डेट, या फिर और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन अदर केसेस, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स का। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो सिंपल है, जिस दिन मूवमेंट हो रहा है, जिस दिन मैं गुड्स क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, उस दिन की डेट पकड़ी जाएगी। या फिर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जिस दिन मैंने रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर किए हैं, जिस दिन मैं गुड्स उसको पहुंचा के दी हूँ, अवेलेबल करके दी हूँ, वो डेट, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगी वो डेट आपकी लास्ट डेट टू एज पर सेक्शन 31 मानी जाएगी टू इशू इनवॉइस, ठीक है। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है, नॉट आरसीएम, उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया वो दिन, या फिर एज पर सेक्शन 31 मेरी लास्ट डेट कौन सी है, विच एवर इज अर्लियर। और एज पर सेक्शन 31 की मैं दो और पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स है, रिमूवल ऑफ गुड्स इन केस ऑफ मूवमेंट वेयर इट इज वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व, एंड सेकेंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर जब मैं गुड्स अवेलेबल करके दे रही हूँ वेयर मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, समझा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना जब आपको बहुत ज्यादा और अच्छी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दो केसेस। अब हमें स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पता है, कौन से लॉटरी, ठीक है, लॉटरी है, बेटिंग है, कैसीनो है, ये सारे जो थे ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, अगर आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा,
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है, सेम 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 टू सेम है, राइट। सेकेंड, लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू अंडर सेक्शन 31 टू इशू इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई और देखो पहले ए और बी सेम है, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन ऐड हुई है, क्या, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, डेट ऑन विच सप्लायर ने जिस दिन पेमेंट रिसीव किया वो डेट। अब मैं आप सोचोगे कितना किचकिच है, कितना सारा पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट, कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा पेमेंट का जो डेट है वो कौन सा मानोगे आप, कौन सा मानोगे, वो मानोगे आप एंटरिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। जैसे आज मुझे पैसा मिल गया, मैं सप्लायर हूं और आज मुझे पैसा मिल गया, तो क्या मैं वो पेमेंट डेट मान लूंगी? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है वो दिन, या फिर जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो दिन, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। आज अगर मेरे को, अगर पेमेंट वाली डेट, मुझे सप्लायर रिसीव द पेमेंट, अगर मुझे आज पेमेंट वाली डेट मेरी डिटरमाइन करनी है तो मैं कैसे करूंगी, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई है उस पेमेंट की वो दिन, या तो फिर जिस दिन मुझे बैंक में क्रेडिट हो गया है अमाउंट वो दिन, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, इन विथ रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई। क्या था मैं फिर से पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दूं। हम देख रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है इन केस ऑफ गुड्स जहां फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स और अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स दो अलग अलग पॉइंट है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम में दो ही पॉइंट है, क्या, एक तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 31 बोलता है कि आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर आपका जो गुड सप्लाई है उसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और अगर मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर जब भी अवेलेबल आप करके दे रहे हो गुड्स को वो डेट आपकी लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने की पर सेक्शन नंबर 31, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। और अगर आप एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ए डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, बी टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 31 एंड सी डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर। और पेमेंट की डेट आप कौन सी लोगे, जो दिन मुझे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया है कि हाँ ये एंट्री हो गई है वो डेट, या तो फिर जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है अमाउंट वो डेट, विच एवर इज अर्लियर ऑफ दिस टू डेट्स, ओके, ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 12, आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर फॉरवर्ड चार्जेस एप्लीकेबल, ठीक है। प्रोविजन दिया है, क्या प्रोविजन है, प्रोवाइडेड वेयर द सप्लायर टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 rupees in excess of amount indicated in invoice, the time supply to the extent of such excess shall at the opinion of supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। ये क्या बोल रहे हैं, एक्सेस अमाउंट मिला है मुझे, सपोज मैं सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अगर कोई एक्सेस अमाउंट मिला है, इसका क्या मतलब है, मुझे एडवांस मिला है, कितना, 1000 रुपीज तक का एडवांस। ये लोग बोल रहे हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 1000 रुपीज तक का एडवांस ये लोग बोल रहे हैं कि सप्लायर के हिसाब से उसका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकता है। सप्लायर ऑप्शन दे दिया कि बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, आप जो जिस डेट को इशू कर रहे हो इनवॉइस, आपके पास ऑप्शन है कि आप 1000 तक का एडवांस पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई खुद के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हो। 1000 से ज्यादा अगर 1001 भी है तो सारे प्रोविजन सबसेक्शन सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा। टू 1000 रुपीज अगर एडवांस आपको मिल रहा है सप्लायर को, तो सप्लायर के पास में ऑप्शन दिया गया है कि जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है आप उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिए के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया प्रोविजन। देखो सबसेक्शन 2 जो है
दिस कंप्लीटेड। नाउ हम लोग देखेंगे सबसेक्शन नंबर 3, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू पे ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ऊपर फॉरवर्ड चार्ज देखा, नीचे आरसीएम देख रहे हैं, जहां जहां सप्लाई कौन सा हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, जहां टैक्स जो आपको पे करना है वो आरसीएम पे करना है, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना है। द टाइम सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट फॉलोइंग डेट। इन तीनों में से जो सबसे अर्ली डेट रहेगी वो अर्लीस्ट डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम मान ली जाएगी। कौन सी? पहली डेट, डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स। सप्लायर ने जिस दिन सप्लाई किया वो डेट नहीं, जिस दिन गुड्स रिसीव हो गए मुझे, मैं अगर रिसिपिएंट हूँ, जिस दिन मुझे गुड्स रिसीव हो गए, रिसिट ऑफ गुड्स वाली डेट, या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पेमेंट का डेट जहां भी आप देखोगे आप ये कंडीशन देखोगे ही, कौन सी? जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है वो दिन, या तो फिर जिस दिन बैंक से डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो दिन, व्हिचएवर इज अर्लियर। डेबिट क्रेडिट कब होगा? जब अगर मैं सप्लायर, ठीक है, और मुझे पैसा मिल रहा है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस आप देखोगे बैंक अकाउंट कब क्रेडिट हो गया है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, ठीक है, आप देखोगे बैंक अकाउंट कब डेबिट हो रहा है। इतना तो समझता है ना, ये बेसिक है ना, फाउंडेशन अपन क्लियर करके आए, ठीक है। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिटेड इन बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, या तो फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो आपकी टाइम सप्लाई मान ली जाएगी। किस चीज की? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां आरसीएम पे करना है आप। कौन सी डेट है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गए वो डेट, या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट में दो कंडीशन है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन एंट्री हुई, व्हिचएवर इज अर्लियर। और थर्ड कंडीशन क्या है इन केस ऑफ आरसीएम? 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू किया है उस दिन से 31st डे जो रहेगा वो डेट जो रहेगी, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट रहेगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएगी अंडर आरसीएम, ठीक है। where provided where it is not possible to determine time of supply under clause A, B or C, time of supply shall be date of entry in books of accounts of recipient of supply। अगर आपके पास में ये A, B, C ये डेटा अवेलेबल नहीं है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पास में डिटेल्स ही नहीं अवेलेबल है, कुछ और इश्यू है जिसके वजह से आप टाइम ऑफ सप्लाई एज पर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? उस केस में जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके एंट्री कर दी है वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है, ठीक है। जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गई है उस दिन आप जो है उसको टाइम ऑफ सप्लाई वाली डेट मान लोगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 हो गया जहां आपने फॉरवर्ड चार्ज वाला देखा, सबसेक्शन 3 आपने आरसीएम वाला देखा। अब हम देखेंगे सबसेक्शन नंबर 4 क्या है। अगर अगर वाउचर सप्लाई हो रहा है बाय सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर if the supply is identifiable or date of redemption in all other cases। सपोज मुझे कोई वाउचर मिला है, ठीक है, ठीक है, मुझे कोई वाउचर मिला है और वो वाउचर यूज करके मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। जिसने मुझे वाउचर दिया है, जिसने वाउचर का सप्लाई किया है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर? उस वाउचर पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कितना अमाउंट लिखा हुआ है, क्या खरीद सकती हूँ वो लिखा है, मतलब वाउचर जो है, सप्लाई जो है आइडेंटिफाइबल है। वाउचर पे लिखा हुआ है क्या खरीद सकते हैं, कितने रुपए तक का खरीद सकते हैं। अगर सप्लाई आपका आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन आपको वाउचर मिला वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और अगर इन अदर केसेस मतलब जहां आपका सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, वाउचर बस दे दिया है, बोला है कि इससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है,
तो क्या सप्लाई आइडेंटिफाइबल हुआ? नहीं हुआ। तो उस केस में जिस दिन मैं वो वाउचर रिडीम करूंगी, जिस दिन मैं वो वाउचर यूज करूंगी, वो जो डेट है वो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका वाउचर वाला केस। सबसेक्शन नंबर 5 बोलता है कि अगर आप सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 4 में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे करोगे? आप करोगे इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड और इन अदर केसेस डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। क्या बोल रहे हैं? सबसेक्शन 2 क्या था आपका? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, उसमें आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 आप आरसीएम वाले केस में भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। और आपका जो सबसेक्शन 4 है वाउचर्स वाला, आप वहां पे भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में सबसेक्शन 5 बोलता है अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो, मतलब जीएसटी रिटर्न अगर आप फाइल करने के लिए लायबल हो, तो जो आपकी डेट है जिस दिन आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो जो डेट है वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं हो, तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, जिस भी दिन टैक्स पे किया, वो डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लोगे। ठीक है, वैसे तो टाइम ऑफ सप्लाई हमने देखा क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? पॉइंट इन टाइम वेयर यू आर लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे और ना ही आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो, तो क्या करोगे? तो रिवर्स चले जाओ, जिस दिन पे किया वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? मैं बोल रही नहीं, ऐसा सबसेक्शन नंबर 5 बोल रहा है। ठीक है, मैं बता रही, देखो जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जीएसटी में जो लिखा है वो मान लेना है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है कि ऐसे कैसे, अभी उल्टा कैसे चलेगा, नहीं। वो लिखा है, जो लिखा है वो लिखा है, उसमें ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे, ज्यादा का या कुछ अलग ही खुद से सोच के अगर कुछ अजम्पशन ले लोगे और कुछ ऐसा कर लोगे तो नहीं, आपके मार्क्स कट जाएंगे। जीएसटी इज द सब्जेक्ट जहां आपको जो लिखा है वो मानना ही पड़ेगा, आप उसमें खुद का दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ, ठीक है, एग्रीड। ये जो क्लॉज नंबर बी बोल रहा है सबसेक्शन 5 का, एग्रीड। ये अपन ने जो ऊपर पढ़ा उससे अलग जा रहा है। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। हमने पढ़ा पॉइंट इन टाइम जहां आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग उल्टा बोल रहे हैं। अगर आपके पास में कुछ डेटा नहीं है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो जिस दिन टैक्स पे किया उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, किसी ने शान पट्टी की और ज्यादा दिमाग लगाया तो उसके मार्क्स चले जाएंगे। जो लिखा है वो मान लेने का। ठीक है, जीएसटी ऐसा ही सब्जेक्ट है। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी डेट ऑन विच सच सप्लायर रिसीव्स द एडिशन इन वैल्यू। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं मैं बताती हूँ। मैं हूं कौन? ए बी। ठीक है, मैंने किया है सप्लाई ऑफ गुड्स वीबी। ठीक है, इसको मुझे पेमेंट करना था और ये पेमेंट करने में इसने पेमेंट डिले कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इससे चार्ज लगाया। क्या चार्ज लगाया? लेट फी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया? एडिशन इन वैल्यू कर दिया। जो भी मेरी वैल्यू थी सप्लाई की, उसमें मैंने एडिशन कर दिया, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने पेमेंट करने में डिले किया है, तो मैंने उस पर इंटरेस्ट, लेट फीस, चार्जेस जो भी है वो लगा दिया। तो अभी जो एडिशन इन वैल्यू है, इस एडिशन इन वैल्यू का टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे? जिस दिन मुझे वो पेमेंट रिसीव हुआ। कौन सा पेमेंट? एक्स्ट्रा पेमेंट जो मैंने सामने वाले से चार्ज किया है, जिस दिन मुझे वो पेमेंट रिसीव हो गया, वो जो डेट है वो डेट मेरी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। किस केस में? ये जो एडिशन इन वैल्यू है इस चीज के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सेक्शन नंबर 12 कंप्लीट। मैं फिर से फटाफट बता दूं, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1 कुछ नहीं है, सब सेक्शन नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बताता है, जहां
जहां आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट एज पर सेक्शन नंबर 31 या फिर इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स अगर आप देखोगे तो जिस दिन पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रही है विच एवर इज अर्लियर डेट, इन सब में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएगी। एक प्रोविजन है कि 1000 रुपीज तक का जो एडवांस अमाउंट है वो सप्लायर के पास में एक ये दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है कि जिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच 1000 रुपीज आप टाइम ऑफ सप्लाई आपके हिसाब से डिटरमाइन कर लो जब भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 3 आरसीएम वाला केस है जहां आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो लेकिन जो टैक्स है वो आप आरसीएम बेसिस पे करने वाले हो। उस केस में जिस दिन रिसीट हो रही है गुड्स की वो दिन या फिर डेट ऑफ पेमेंट मतलब दो कंडीशंस हमेशा याद रखना डेट ऑफ पेमेंट के केस में, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रही है वो दिन या तो फिर डेबिट जिस दिन बैंक अकाउंट हो रहा है वो दिन विच एवर इज अर्लियर, या तो फिर जिस दिन सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू किया वहां से आप 31 डेज काउंट करोगे, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो जो डेट है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, ना क्लॉज ए ना क्लॉज बी और ना ही क्लॉज सी में, उस केस में जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रही है आप उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर आप सेक्शन 1 2 सबसेक्शन 3 कहीं पे भी नहीं डिटरमाइन नहीं सॉरी सबसेक्शन 4 आपका वाउचर वाला है जहां अगर आपका वाउचर सप्लाई जो है आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब मैंने रिडीम किया वाउचर वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर आप सबसेक्शन 2 3 4 कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो क्या टाइम ऑफ सप्लाई, तो उस केस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे टाइम ऑफ सप्लाई। उस केस में अगर आप कोई पीरियोडिक जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करने के लिए लायबल हो तो जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर आप उस चीज के लिए भी लायबल नहीं हो तो जिस दिन आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया वो ही दिन आपके टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है कि अगर कोई एडिशन इन वैल्यू है सप्लाई के केस में तो उस केस में जिस दिन वो एडिशनल वैल्यू मुझे मिली वो डेट जो है मेरी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। दिस फिनिशेस योर सेक्शन नंबर 12। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स देख लिया, अब सर्विस देखेंगे। सेम पहले फॉरवर्ड चार्ज फिर रिवर्स चार्ज, उसके बाद में वाउचर, उसके बाद में रेसिडुअल जहां आप कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, एंड उसके बाद में एडिशन इन वैल्यू। सेम देखेंगे, सेम, ठीक है। क्या अलग है वो बताऊंगी, ठीक है। The liability to pay tax on service shall arise at the time of supply as determined in terms of provisions of this section। कुछ नहीं, ठीक है। बोल रहे बस जैसे जो ये सेक्शन में लिखा है उस हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। पहले हम देखेंगे अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉरवर्ड चार्ज, उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, अर्लीस्ट टू फॉलोइंग डेट्स। कौन सी सबसे पहली डेट कौन सी है, अब देखो यहाँ पे 3 डेट्स, अर्लीस्ट टू फॉलोइंग डेट्स मतलब कौन सी, ए बी और सी। ये ए बी सी में से जो अर्लीस्ट है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, लेकिन ए बी सी के अंदर भी कंडीशन है क्या, इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, ठीक है। अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग क्या है, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जहां पेमेंट की डेट देखनी है वहां आप क्या देखोगे, जहां बैंक अकाउंट में आपके अमाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ वो डेट, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री हुई वो डेट विच एवर इज क्लियर। तो अगर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 31 आपको रिसीव हो रहे हैं इनवॉइस तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सेकेंड इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अंडर सेक्शन 31।
सेम कैसे है? इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। इनवॉइस ए देखो, इधर 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 नोट कर दो, एक मिनट दो मुझे। हाँ, ये जो इधर इनवॉइस नॉट कट गया, प्लीज सॉरी, यहाँ पे इनवॉइस, अगर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 31, तो अर्लिएस्ट ऑफ फॉलोइंग जो है वो डेट आपको दिखनी, कौन सी? जब सर्विस प्रोवाइड की गई है वो डेट, या तो फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगेन पेमेंट के केस में दो कंडीशंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली एंट्री और या फिर बैंक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, जो डेट में से अर्लियर वाली डेट रहेगी वो, इन दोनों में से, ठीक है। तो अगर आपको इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 31 रिसीव नहीं हो रहा है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और नेक्स्ट, वेयर द अबव इवेंट्स आर असर्टेनेबल, जहां आप ये जो इवेंट्स है ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री दिखाई जा रही है वो जो है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, वो डेट मान ली जाएगी, ठीक है। ठीक है, अभी प्रोविजन के पहले मैं बता दूं, सेक्शन नंबर 31, टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस अगर हो रहा है तो टाइम लिमिट क्या है? बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट विद इन 30 डेज। मैं अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ तो मैं कब तक इनवॉइस इशू कर सकती हूँ? या तो पहले ही कर दूं बिफोर, या फिर मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन बाद में कब तक? 1 साल बाद तक नहीं, विद इन 30 डेज। अगर मैं आज सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ तो मैं आज से 30 दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए मैंने, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई एनबीएफसी है, तो उसके केस में 30 दिन की जगह 45 दिन का टाइम दिया गया है। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई एनबीएफसी जो है वो अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो उनको 30 डेज के जगह 45 डेज का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपकी टाइम लिमिट है फॉर रेजिंग द इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्रोविजन क्या है? सेम प्रोविजन है, 1000 रुपीज का एडवांस अगर सप्लायर को मिल रहा है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सप्लायर के पास में ऑप्शन दिया गया है कि आपके हिसाब से जब आप इनवॉइस इशू करते हो तो 1000 रुपीज आप तक टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम है जो ऊपर पढ़ाया है। नाउ ये हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स चार्ज बेसिस पे, जहां टैक्स पेबल है और सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कौन सी? 3 डेट्स है, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। मतलब पेमेंट वाली डेट, ठीक है, पेमेंट वाली डेट, या फिर जब हमने सप्लाई ऑफ गुड्स का केस देखा था इन केस ऑफ आरसीएम, तो हमने देखा था 31st डेट, लेकिन यहाँ पे 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इन केस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर। जहां सप्लायर लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए, वहां से 61st डे आप काउंट करोगे, वो जो डेट रहेगी वो डेट, या तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट। अगर आरसीएम के केस में सप्लायर लायबल नहीं है, रिसिपिएंट जो है, कब लायबल रहेगा रिसिपिएंट? अगर जो आपका सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड रहा तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन केस जहां जहां रिसिपिएंट लायबल है वहां से आप डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केसेस वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस और इनवॉइस टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस। जहां रिसिपिएंट लायबल है वो टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करेगा? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस, ठीक है। इन ए बी सी, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी, वो जो डेट रहेगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ
सर्विस मान ली जाएगी वेयर टैक्स इज टू बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तीन है, कौन सी है? एक पेमेंट डेट आप देखोगे, सेकंड 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जहां सप्लायर लायबल है, या तो फिर अगर सप्लायर नहीं रिसिपिएंट लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कब तक इनवॉइस इशू करेगा? विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो गया आपका सबसेक्शन नंबर 3। उसका एक प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है? अगर अगर क्लॉज ए बी सी में आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, कौन सा? क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, अगर आप यहाँ डिटरमाइन नहीं कर रहे हो तो बुक्स अकाउंट्स में जब आप एंट्री की, वो एंट्री जो डेट है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, सेम एज जैसा सेक्शन नंबर 12 में हमने देखा था वैसे ही सेम सब कुछ सेक्शन नंबर 13 में भी है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स सेम टू सेम, अगर वाउचर इशू हो रहा है और सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो वो जो पॉइंट है वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, या तो फिर अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब मैंने रिडीम किया वो जो डेट है जब मैं रिडीम कर रही हूँ वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, एकदम सेम। ठीक है, एकदम सेम। फिर सबसेक्शन 5 भी एकदम सेम है, जहां आप सबसेक्शन 2, 3, 4 में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो क्या? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? कैसे करोगे? अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप लायबल हो, तो जिस डेट पे आपने रिटर्न फाइल किया वो जो डेट है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अदरवाइज अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए भी लायबल नहीं हो तो जब भी आपने टैक्स का पेमेंट किया वो जो डेट है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। ठीक है, सेम है, एकदम सेम है। सबसेक्शन नंबर 6 भी सेम है। जो एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर सप्लायर कोई रिसीव हो रहा है तो जिस दिन वो जो एडिशन है वो रिसीव हुआ पेमेंट, जिस दिन रिसीव हुआ पेमेंट वो जो डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई आपकी मान ली जाएगी। ठीक है, मैं फिर से फटाफट आपको सेक्शन नंबर 13 बता दूं। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो बोलता है अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अर्लीएस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट। कौन सी? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर या तो फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ये दो में से कौन सी डेट लोगे आप? अर्लीएस्ट वाली डेट लोगे। कब कब? जब इनवॉइस विद इन टाइम इशू इनवॉइस विद इन टाइम इशू हो गया हो। तो अगर नहीं हुआ है तो आप कौन सी डेट देखोगे? अर्लीएस्ट ऑफ फॉलोइंग, कौन सी? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट वाले केस में हर बार दो कंडीशंस ध्यान रखना। और अगर अबव इवेंट्स असर्टेनेबल है, आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई वो डेट जो है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। 1000 रुपीज तक का एडवांस जो है उस केस में जैसे ऊपर देखा वैसे ही सेम सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी सप्लायर के पास में ऑप्शन दिया गया है कि वो उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकता है। सेक्शन नंबर 31 टाइम लिमिट है रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या है टाइम लिमिट? 30 दिन। 30 दिन है टाइम लिमिट। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई एनबीएफसी है, ठीक है, उनके केस में, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उनके केस में टाइम लिमिट 45 डेज है। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हो और सप्लाई ऑफ सर्विस किया जा रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। कौन सी डेट? एक तो डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट वाली दो कंडीशंस हमेशा याद रखना, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस जहां सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा। और अगर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है तो इनवॉइस कब इशू करेगा रिसिपिएंट? विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस। तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया रिसिपिएंट ने वो डेट, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई वो डेट मान लोगे। ठीक है, वाउचर्स और सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 5 और सबसेक्शन नंबर 6 आपका सेम है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक्शन नंबर 31 के कुछ रेसिडुअल केसेस है वो देखेंगे। ठीक है, हमने गुड्स के केस में
और सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, वो सेक्शन नंबर 31 का रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट हमने देख लिया। ठीक है, जो रेसिडुअल केसेस है सेक्शन 31 की कि कब इनवॉइस इशू होना चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज लाइब पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 9, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी सॉरी जो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, कौन, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, तो वो कब इनवॉइस इशू करेगा, इशू इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और जिस दिन उस रिसिपिएंट को, वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिस दिन उस रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गए या सर्विस रिसीव हो गई, उस दिन वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो उस केस में आप कब इशू करोगे इनवॉइस, कब इशू करोगे, वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, जहां आप हमेशा हमेशा अकाउंट सक्सेसिव पेमेंट्स आपको रिसीव होने वाली है, या तो फिर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब बार बार क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होने वाला है, तो उस केस में आप इनवॉइस कब इशू करोगे, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस में बी ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। हर बार जब मुझे पेमेंट रिसीव हुआ या हर बार जब सक्सेसिव स्टेटमेंट मैंने इशू किया, ठीक है, हर बार जब मैंने सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू किया या हर बार जब मुझे पेमेंट रिसीव हुआ, एवरी टाइम आई विल इशू अ टैक्स इनवॉइस, ठीक है, उस स्पेसिफिक अमाउंट। अंडरस्टूड, ठीक है। सेम इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है तो उस केस में इनवॉइस कब इशू किया जाएगा, अगर अगर जो ड्यू डेट है पेमेंट की असर्टेनेबल है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होने वाला है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि कौन से डेट पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो ड्यू डेट है वो असर्टेनेबल है, आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो आप इनवॉइस कब इशू करोगे, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच पेमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो असर्टेनेबल नहीं है तो आप कब इनवॉइस इशू करोगे, व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव हो गया तब करोगे, और वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। मैं आपको बता दूं फिर से, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर आपका ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो आप इनवॉइस कब इशू करोगे, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच ड्यू डेट, ठीक है, ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर आपका पेमेंट का डेट असर्टेनेबल नहीं है तो आप कब इनवॉइस इशू करोगे, जब पेमेंट मिला तब कर लोगे, ठीक है। एंड थर्ड, अगर जो पेमेंट है इट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, फॉर एग्जाम्पल सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के घर में कोई मैरिज, ठीक है, आपने जो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं उन्हें हायर किया, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट वालों को आप पेमेंट कब करने वाले हो, जब आपका जो इवेंट है पूरा मैरिज इवेंट है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ, अगर उस कंप्लीशन ऑफ इवेंट से आपका पेमेंट लिंक है तो इनवॉइस कब इशू किया जाएगा, जब इवेंट कंप्लीट हुआ तब, जब शादी आपकी कंप्लीट हो गई, जो मैरिज वाला इवेंट है वो अगर कंप्लीट हो गया, जब भी वो कंप्लीट हुआ तब इनवॉइस इशू किया जाएगा, ठीक है, अगर पेमेंट इवेंट कंप्लीशन से लिंक है तो, ठीक है, अदरवाइज दिस फिनिशेस योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं और बीच में ही सर्विस जो है सीज हो गई, बीच में ही सर्विस रुक गई, सप्लायर ने सीज कर दिया, सर्विस नहीं दे रहा है, बीच में ही सर्विस रुक गई, सीज हो गई, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम सर्विस सीज हुई तब आप इनवॉइस इशू करोगे, तब इनवॉइस इशू किया जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर अगर गुड्स जो है सेंट और टेकन और अप्रूवल ऑफ फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में इनवॉइस कब इशू होगा? इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज। आज अगर मैं गुड्स रिमूव कर रही हूँ तो आज से 6 महीने वाली डेट या तो फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब वो गुड्स का सप्लाई हो जाएगा तब, या तो फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर आप जो है उस डेट पे, वो जो डेट है आपकी इनवॉइस इशू करने वाली ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सेक्शन नंबर 31 के रेसिडुअल केसेस कंप्लीट हो गए। क्या क्या है फिर से रिवाइज करवा दूं फटाफट। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज लाइबल टू पे टैक्स, वो कब इनवॉइस इशू करेगा? जब उसको गुड्स या सर्विस रिसीव हो गई तब। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में वेयर ईच सच सक्सेसिव स्टेटमेंट इज इशूड, या फिर हर बार जब भी पेमेंट रिसीव हुआ है उस टाइम पे इनवॉइस इशू किया जाएगा। थर्ड, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है उस केस में अगर ड्यू डेट आपकी असर्टेनेबल है तो तब आप ड्यू डेट के पहले या जब ड्यू डेट है तब इनवॉइस इशू करोगे। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है उस केस में आप इनवॉइस कब इशू करोगे? जब पेमेंट रिसीव हुआ तब, या फिर अगर आपका जो कोई पेमेंट है इट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो उस केस में जब इवेंट कंप्लीट हुआ तब इनवॉइस इशू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस बीच में रुक गई, जब रुकी तब इनवॉइस इशू होगा। एंड अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे कोई गुड्स दिए जा रहे हैं तो जब सप्लाई हो गया उन गुड्स का वो डेट, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ सच गुड्स विच एवर इज अर्लियर डेट आप इनवॉइस इशू करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर देखो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक हाथ 2 मार्क का कुछ एमसीक्यू आ गया तो आ सकता है। अब जो स्पेक्ट्रम यूसेज सर्विस होती है बाय टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर 2 केसेस है, फॉर फुल फ्रंट पेमेंट जीएसटी इज ड्यू वेदन पेमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर, और फॉर डेफर्ड पेमेंट जीएसटी इज ड्यू विथ ईच इंस्टॉलमेंट व्हेन ड्यू और पेड विच एवर इज। अगर डेफर्ड पेमेंट है मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट होने वाला है तो जीएसटी कब ड्यू हो रहा है? मतलब जीएसटी इज ड्यू मतलब आपका टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि पॉइंट इन टाइम वेयर लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस, मतलब जीएसटी इज ड्यू। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज लिखी अलग है, मीनिंग वही है। अगर डेफर्ड पेमेंट है तो जीएसटी कब ड्यू है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? इनवॉइस कब इशू करेंगे आप? वह ईच इंस्टॉलमेंट वेयर ड्यू और पेड विच एवर इज, हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जीएसटी ड्यू होगा। और अगर फॉर फुल अपफ्रंट पेमेंट जीएसटी इज ड्यू व्हेन पेमेंट इज मेड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, जब पेमेंट हो रही है या पेमेंट ड्यू होने वाला है विच एवर इज अर्लियर डेट, वो डेट आप जीएसटी पे करोगे अगर फुल अपफ्रंट पेमेंट है तो। ठीक है, सेम 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 जो ये है मॉडल है टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विस एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 9। जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई का क्या है? इफ इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। अगर इनवॉइस आपका टाइम पे इशू हो गया है एज पर सेक्शन नंबर 31, तो जो अर्लियर ऑफ इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, जब इनवॉइस इशू हुआ वो या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और अगर इशू नहीं किया है टाइम पे तो टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ सर्विस प्रोविजन और पेमेंट रिसिप्ट डेट, जब पेमेंट हो रहा है वो डेट या फिर जब सर्विस प्रोवाइड की वो डेट, विच एवर इज अर्लियर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी इन केस ऑफ दिस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दिस फिनिशेस योर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। देखो पढ़ते वक्त पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स है, कहाँ 30 दिन है, कहाँ 60 डेज है, कहाँ 31 डेज है, कहाँ 61 डेज है। ठीक है, क्या है सेक्शन नंबर 31, हर केस में अलग अलग है। लेकिन जब आप शांति से बैठ के 2 बार या 3 बार रिवाइज करोगे अच्छी से पूरे कंसंट्रेशन के साथ तो आपको चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, पढ़ते वक्त पहली बार पढ़ते वक्त ऐसा लगता है इस चैप्टर के टाइम पे कि बहुत कुछ है,
लेकिन बहुत कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सेक्शन नंबर 12 आज सब सेक्शन है उसमें, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 उसमें सेम है, और सेक्शन नंबर 31 के कुछ रेसिडुअल केसेस है। या वैसे देखा जाए तो याद रखने को सिर्फ 3 ही चीजें, ठीक है। मेक श्योर आप अच्छी से रिवाइज करो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क की केस स्टडी आ जाएगी, 6 मार्क की आ जाएगी, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। सो चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। कुछ डाउट है तो पूछिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहां इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचे एंड आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे लेक्चर सब कुछ पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।